नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में और मुद्दा में। आज हम बात करेंगे चीनी राष्ट्रपति के भारत दौरे को लेकर। चीन से हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए और कैसे रहे हैं। पंडित नेहरू के ज़माने से लेकर पंचशील के सिद्धांत तक की बातचीत होगी। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई पहल। आइए एशियाई देश एक हो जाएं और गरीबी को दूर करें और अपने लिए नई अर्थव्यवस्था और नया बाजार ढूंढें। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जेएनयू के प्रोफेसर और चीनी मामलों के विशेषज्ञ श्रीकांत कोंडापल्ली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत में। क्या ये कहा जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति का अचानक जो भारत दौरे जिस आनंद फानंद में हो रहा है, जिस उत्साह के साथ चीन की पूरी फौज और कहिए कि पूरी सिस्टम जो वर्क कर रही है, गुजरात आ रहे हैं चीन के राष्ट्रपति, ये ऑर्बिट जंप कहा जा रहा है एक तरह से विदेशी मामलों में। क्या आपको ऐसा लगता है? ये तीसरा विज़िट है चीन का राष्ट्रपति के। 1996 में पहले चियांग ज़मीन उसका दौरान हुई थी। उसके बाद हू चिनताओ 2006 में दिल्ली आए थे और अभी 8 साल के बाद चीन का राष्ट्रपति आ रहे हैं। तो हाई लेवल विज़िट्स पे ये अभी ये 2-3 हज़ार सिविलाइजेशनल हिस्ट्री में सिर्फ 3 राष्ट्रपति आ चुके हैं। तो हम ज़्यादा हाइप नहीं करना है। ये जो ये इंडिकेट करती है कि बहुत कम विजिट्स हुई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स के। 9 प्रधानमंत्री चीन से आ चुके हैं भारत और 6 प्रधानमंत्री भारत से चीन लौटे हैं। तो ये भी कहा जाता है कि जो हाई लेवल विजिट्स पे बहुत कमी है और ये विज़िट अच्छा है क्योंकि एक कम्युनिकेशन गैप कम हो जाती है और दोनों लीडर्स अगर रिलैक्स्ड मैनर से अगर इंटरेक्ट करते हैं तो वो भी ज़्यादा एक मिसपरसेप्शंस दूर करते हैं और शायद दोस्ती बढ़ा सकते हैं। प्रोफेसर कोंडापल्ली, ये देखा नहीं जा रहा, जापान की यात्रा से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तब से चाइनीज़ यात्रा को लेके चाइना खास करके विशेष प्रयास कर रहा है भारत में एक अपनी ज़मीन तैयार करने के लिए, भारत की राजनीतिक स्थिति को ठीक करने के लिए, रिश्ते मजबूत करने के लिए और नए बाजार की खोज में। ज़रूर। जो मोदी साहब और शी जिनपिंग के मीटिंग फोर्टलीज़ा में जुलाई 14 तारीख को हुई इस साल ब्राज़ील में, जो ब्रिक्स मीटिंग पे हुई एक मीटिंग 80 मिनट का मीटिंग में, उन्होंने कहा है कि 5 मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा है कि पहले स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन बढ़ाना है, दूसरा जो बायलैटरल ट्रेड बढ़ाना है, वाणिज्य के बारे में उन्होंने हम कोशिश करना है, तीसरा जो सीमा विवाद के एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट होना चाहिए, चौथा पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाना चाहिए और टूरिज़्म बढ़ाना चाहिए, पांचवा जो इस साल का जो फ्रेंडशिप ईयर उनको सक्सेसफुल करना चाहिए। तो ऐसे चीज़ उन्होंने जो कहा कि और ये भी कहा कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में शामिल होने के लिए भारत को एक आह्वान दिया। और ये भी कहा है कि मोदी साहब एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन मीटिंग को अटेंड करना चाहिए, उनका इनवाइट भी दिया उन्होंने। इस नवंबर में बीजिंग में ये मीटिंग होगी, तो उन्होंने बुलाया है इसमें। तो ये सारे मुद्दे अगर देखें तो बहुत सारे इश्यूज उन्होंने रेज़ किया और ये भी अभी डिस्कस होंगी परसों जब शी जिनपिंग आएंगे अहमदाबाद और दिल्ली जॉइंट स्टेटमेंट में सारा दिखेगा कि इंडियन रिस्पॉन्सेस क्या होगी। तो जापान विज़िट के दौरान जो एक इंटरनेशनल प्रोफाइल जो बन गई मोदी साहब के जो विदेशांग राजनीति के बारे में, ये पहली चीज़ ये है कि डेवलपमेंटल इश्यूज़ पर बातचीत, हाँ, विकासवाद के ऊपर बातचीत बहुत हुई। और ये भी एक इलेक्शन कैंपेन में मोदी साहब का मुद्दे हैं सारा। तो
तो एक फॉलोअप भी हो रहे हैं अभी 100 दिन में और उसके बाद भी। प्रोफेसर कोंडापल्ली, आप तो लगातार भारत और चीन के रिश्ते को स्टडी करते रहे हैं। आप हमें ये बताएं कि 1962 में जो हमारा पोजीशन था, हम चाइना से एक वार भी लड़े थे और हम हार गए थे। उस समय की जो विदेश नीति थी और आज की विदेश नीति में जो चली आ रही थी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये कुछ स्टेप्स लिए हैं, एक तो जो चाइना का जो प्रेशर पॉलिसी था कि हर समय प्रेशर में अपने नेबर्स को रखना, उससे हम थोड़ा सा निकल पाए हैं। और उसके बाद लग रहा है कि इस बार जो है हमें कुछ एज में है, फॉरेन पॉलिसी को लेके इंडियन पॉलिसी में कुछ न कुछ एज है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि जो उस समय पंचशील का जो सिद्धांत था, जिसको हम फॉलो कर रहे थे, और हमारे साथ बहुत सारे इशूज़ थे चाइना के साथ जिसको हम सॉल्व भी नहीं कर पा रहे थे, और एक तरह से चाइना का अपर हैंड रहता था, लेकिन इस बार लग रहा है कि एक हमारा कहीं ना कहीं एक एज है इसमें। दो चीज़ है इस पे कि चीन का दबाव अभी भी जारी है, क्योंकि पहले शी जिनपिंग राष्ट्रपति ने इस्लामाबाद जाना चाहते थे और वो कैंसिल हो चुका, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हो रहे इस्लामाबाद में। दूसरा, आज उन्होंने या कल रविवार को मालदीव्स चले गए, तो पहले साउथ एशिया विज़िट वहाँ से शुरू होगी। इसका मतलब ये भी एक सिग्नल दे रहे हैं शी जिनपिंग साहब ने कि हम बैलेंस करना चाहते हैं भारत को, दूसरा साउथ एशियन कंट्रीज़ को लेकर हम बैलेंस करना चाहते हैं। कल वो श्रीलंका पहुंचेंगे और दोनों देश के मैरीटाइम सिल्क रोड का प्रपोज़ल उन्होंने पेश करेंगे उन लोगों को, और ये जो है एक बैलेंसिंग रोल माना जाता है। लेकिन आप ये भी कहा है दूसरा चीज़ कि इंडिया भी असर्ट कर रहे हैं आजकल, जैसे कि विदेशांग मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर वो लोग उठाए तो हम उनके नाराज़ होंगे, और हम ये भी इंसिस्ट करेंगे कि वन इंडिया पॉलिसी के ऊपर दबाव हम भी जारी रहेंगे। तो हम भी भारत भी आजकल एक पोजीशन ली है, लेकिन ये नई चीज़ भी नहीं है, क्योंकि 2009 से जब से जनरल जायसवाल का वीज़ा मना किया चीन का दूतावास यहाँ पे दिल्ली में, तब से ही मनमोहन सिंह के सरकार, भारत सरकार ये वन इंडिया पॉलिसी के ऊपर इश्यूज रेज किया। लेकिन अभी पहली बार एक विदेशांग मंत्री बहुत एक्सप्लिसिटली कह रहे हैं, पहले डिस्कशंस में 1-to-1 डिस्कशंस में होती थी ये, अभी ये सारा बाहर बोला जा रहा है, तो एक नई ऐसी चीज़ बन गई। और दूसरा ये है कि वैसे ही मोदी साहब का मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, तो वो भी लेजिस्लेशन बहुत सारा पास कर सकते हैं पार्लियामेंट में, तो इसी वजह से भी एक रेस्पेक्ट, ज़्यादा रेस्पेक्ट टोक्यो में, चीन में, वाशिंगटन डीसी में और दूसरा कैपिटल्स में भी मिलेगा। पूरे वर्ल्ड वाइड एक फॉरेन पॉलिसी को लेकर इंडिया की तरफ से एक मैसेज गया हुआ है कि कहीं ना कहीं इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो है वो असर्ट कर रही है चीज़ों को, हर चीज़ को, चाहे वो विदेश मामले की बात अभी हो रही है तो विदेश हो, बाकी और भी मंत्रालय हैं या और भी विभाग हैं ये, तो एक मैसेज गया है, क्योंकि जापान नज़र लगाए हुए है भारत की तरफ, ताइवान, चाइना, अमेरिका, सब बाज़ार की खोज में, हालांकि वो सब अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई बातें हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था की आड़ में कहीं न कहीं जो हमारे पुराने इशूज़ हैं, जो डिस्प्यूट हैं, वो भी, उनका भी एक भविष्य दिख रहा है कि हम उसको सॉल्व कर पाएंगे आगे। ज़रूर। मोदी सरकार ने ये सारा पेश किया इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर, जैसे कि विकासवाद और विस्तारवाद का जो भाषण उन्होंने दिया टोक्यो में, ये भी एक मैसेज है कि हम पीस एंड स्टेबिलिटी चाहते हैं और डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो एक मैसेज दिया गया सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी को। और भारत के जो प्रोवेस, जैसे कि सुनामी में या दूसरे जो नेचुरल डिज़ास्टर्स में डिस्प्ले किया उन्होंने, तो ये सारा जो है एक मैसेज दिया गया है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। ये
तो भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं फिक्स कर पाए तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी आपको इग्नोर करेगी। तो आप भी एक पर कैपिटा इनकम ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, लोगों का वेलफेयर देखना चाहिए। और जैसे कि अमेरिका का जो पर कैपिटा इनकम कुछ $48,000 है, हमारा कुछ $2,000 है। तो बहुत अंतर है इसमें। तो अगर आपके पास कालाहंडी है, जैसे कि स्टार्वेशन डेथ्स या दंगे हैं, या आपके पास मतलब टॉयलेट्स क्लीन नहीं है, सड़कें ठीक नहीं हैं, तो आपको भी रेस्पेक्ट नहीं दिया जाएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी में। प्रोफेसर साहब, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम ब्रेक के बाद फिर से आगे बातचीत रखेंगे प्रोफेसर कोंडापल्ली से। बने रहिए हमारे साथ।